चक्की की बदलती आवाज को पहचानकर गोसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैली में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की चिचिर चिचिर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाटों को घिसटती हुई गड़गड़ाहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गोसाई ने सुना, अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। ये भी कोटेशन में याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है या आ सकता है, क्योंकि ये अलग से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। ठीक है, कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। और ये जो आवाज है वो लक्ष्मा की है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गोसाई को उसके स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गोसाई उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किट किट बोल रही थी और इसी गति के साथ गोसाई को, देखो यहाँ पे काठ की चिड़िया का भी जिक्र आया है। देखो काठ की चिड़िया, यहाँ पे काठ ही लिख देती हूँ, ठीक है। सिर्फ काठ और चिड़िया तो बता ही दिया ना। वो किट किट बोल रही थी, ठीक है। और उसी गति के साथ गोसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्य का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गोसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा से वही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गोसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार प्रश्न को गोसाई ना टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। वहां पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं किया। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गोसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर वह संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों और सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। बोला लेने को आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज ना दे सका। एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गोसाई के अंतर में तीर उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा।
घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पूर्ण पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सब इसी नाम से पुकारते थे। ये वह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार ना करने पर दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हो जी? गोसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आओ, हो जाएगा। लक्ष्मण क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका ना देने की इच्छा से गोसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहिल की छाव में चला गया। लक्ष्मण पिसान की थैली घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर-उधर देखा। मील के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गोसाई बैठा था। निकट स्थान में दाड़िम का पेड़ की छाव को जोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी, गोसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही। जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी। बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घाटों में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता। देखो ये ना कोटेशन में आ सकता है, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे, क्योंकि यही सेम टू सेम लाइन लाइन जो है गोसाई ने भी कही थी। पर लक्ष्मण की लाइन इससे पहचानी जा सकती है क्योंकि उसने बाद में घटवार जी का है। ठीक है। अजाज संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गोसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इसी कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मण उसकी ओर देखे। इससे पूर्व भी उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मण, मायके कब आई? गोसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतना संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मण के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। मतलब अब गोसाई ने इस तरीके से जिज्ञासा नहीं दिखाई, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उसके और गांव के लोग होंगे वैसे ही क्वेश्चन पूछा कि मायके कब आई। दाड़िम की छाव में पात पतेड़ झाड़ कर बैठते लक्ष्मण ने शंकित दृष्टि से गोसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मण को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई के इस रूप को देखने पर हुआ। विस्मय से उसकी आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी। देखो ये जिस तरीके का वो आए ना कि कहते हैं विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास ना हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गोसाई ही है। ये जो लाइन आई है, विस्मय से आंखें फाड़कर उसे देखे जा रही थी, इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जो अमृतसर आ गया उससे ना ऐसे ही एक मनोभावों को दिखाती हुई लाइन को देख के पूछ लिया था कि ये मतलब ये नहीं पूछा था किसका है, उसमें तो ये पूछा था किस स्टेशन के बाद इस तरीके की लाइन कही गई थी। तो उसमें तो कुछ ज्यादा ही डीप पूछ लिया गया था, बट इस तरीके का जिसमें मनोभाव दिखा रखा है ऐसी लाइन पूछी जा सकती है। एक में पूछिए तो दूसरे में भी पूछ सकते हैं। तुम जाने लक्ष्मण क्या कहना चाहती थी? शेष शब्द उसके कंठ में रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गोसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने अपने बच्चे की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मण उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गोसाई पतली सीख लेकर आग को कुदेरता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गोसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? यहाँ पे देखो वो इस तरीके क्वेश्चन कर रहा है कि तेरे बाल बच्चे कैसे है, कितने दिन मायके ठहरने वाली, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके पति का देहांत हो चुका है, वो वहीं पे रह रही है या उसकी स्थिति कैसी है उसे अभी नहीं पता है। जब लक्ष्मण के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया, टप टप टप
वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। अच्छा, टप 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 तो आपको पता ही होगा आंसू की आवाज है, ठीक है, पर यहाँ पे लिख देती हूँ भाई, ठीक है। टप टप टप, ये आंसू की आवाज है। ठीक। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गोसाई देखता रहा। उससे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। कितनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ सुहाग चिन्ह नहीं था। तो यहाँ पे चरेऊ जो है वो सुहाग चिन्ह है, और इससे क्वेश्चन आ चुका है कि चरेऊ का क्या मतलब है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन बना है, अब इसको अलग तरीके से पूछेंगे, किसी और तरीके से पूछेंगे, ठीक है, पर पूछेंगे जरूर। जो आ चुका है वो ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मण से भेंट हो जाने पर वह इन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गोसाई की सहानुभूति दृष्टि पाकर लक्ष्मण आंसू पोंछती हुई अपना टुकड़ा रोने लगी। अब यहाँ पे लक्ष्मण बोल रही है, और ये कोटेशन वाले वर्ड से तो अच्छे से सुनना, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप आंसर कर सको। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ बाप की बीमारी में आई थी। वह भी मुझे छोड़कर चले गए। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है। उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। अब ये वाली लाइन याद रखना, मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, कैसे कही गई है, या तो आप नोट कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे बोला था। और अगर आपको एक बार में ना सुनाई दिया हो तो 10-10 सेकंड पीछे करके देख लेना, ठीक है। जहाँ काका काकी के साथ रह रही हो, गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं। सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया है, मुझे किसी किसी का कुछ लेना देना नहीं है। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी। किसी की आंखों का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखा भर रहा है। दाड़िम के वृक्ष से पीठ कर टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गोसाई सोचने लगा, 15-16 साल की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 साल 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया। लक्ष्मा बैठी थी, दाड़िम के फैले फैले अध ढंकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण ना जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गोसाई एक टक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मण ने प्रश्न किया तो गोसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छाव में, कहता हुआ गोसाई एक जमाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मण ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गोसाई पुल के किनारे तक गया। अपनी अंजलि से भर भर कर
उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजट घाट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालीखपूती बटलोई में पानी रखकर जाते-जाते लक्ष्मण की ओर मुँह कर कह गया, चाय का टाइम हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मण ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडियों पर जाते हुए देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते-लौटते गुरसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मण की देह से सटकर बैठा हुआ था। अब इसमें लक्ष्मण के बच्चे की एज बताई गई है 6 से 7 साल, जो मैंने आपको आगे नोट्स में लिखी हुई है, बट फिर भी यहाँ पे आया तो बता रही हूँ। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरे को, ये जो है कोटेशन है इम्पोर्टेंट है, ये आराम से बोलूंगी, आराम से सुनना और इसे कहीं ना कहीं लिख लेना या फिर जो भी आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, ना जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुंच गया। गोसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझुलाकर लक्ष्मण ने उसे छिड़क दिया, चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। ये वाली भी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कोटेशन में है। चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। तो ये अपने बच्चे को बोल रहे होते, उसका बच्चा उसे खाने के लिए या रोटी के लिए बोल रहा था, क्योंकि उनके घर में खाना नहीं बना था, वो परेशान था, इसी वजह से वो उसे बार बार रोटी के लिए खाने के लिए परेशान कर रहा होता है, तभी वो इस बात पे ये कोटेशन आती है। ठीक है। चाय के पानी में दूध डालकर गोसाई फिर उसी बंजर घाट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह पुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मील के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में दो एक बर्तन और ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक अनमेल का मग और एक एल्युमिनियम मस्टीन में गोसाई ने चाय चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी, आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गोसाई ना कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं के उसके हाथों से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। देखो यहाँ पे चपातियों का जिक्र है, चपाती इंग्लिश में बोलते हैं रोटी को, यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स का यूज हुआ है। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन की एक अत्यंत स्वर एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। देखो खन खन का स्वर किससे निकल रहा था? कड़ों से। खन खन एक और बार लिख लेना भाई, खन, मैं यहाँ पे कड़ा लिख रही हूँ बस। जो उसने हाथों में चांदी के कड़े पहन रखे थे ना, उससे निकल रहा था, कड़ों से। ठीक। चक्की के पाट पर चकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, वह गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह पंजट घाट की ओर चला गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को
उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे के सने हाथों को धो रही थी। गोसाई ने बच्चे की ओर देखा, वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गोसाई को देख रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। ये लक्ष्मा बोल रही है गोसाई को कि चाय के साथ रोटी खानी हो तो खा लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा। यह बच्चा तो यह तो बच्चे के लिए है। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसे चेष्टा अनधिकार हो। ये जो बात है ये गोसाई कह रहा है, और ये इन्वर्टेड कॉमा में है, तो आपको याद रखनी है, लिख लो। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने का उसे चेष्टा उसकी चेष्टा अनधिकार हो। मतलब किसकी चेष्टा? गोसाई की चेष्टा अनधिकार हो। तो यहाँ पे अ, लक्ष्मण उत्तर देते, ना ना जी, मैं तो अभी घर से खाकर ही आया है। मैं रोटियां बनाकर आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट की। ओ, क्यों ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। ये कोटेशन भी याद रखना, ये बच्चे ने कही है। ओ, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? वो बोलते हैं ना कि घर में रखी थी, वो खाया है, तो बच्चा बोलता है। अब लक्ष्मण बोल रहे और ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ध्यान से सुन के लिख लेना। चुप, आंखें तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इसी कारण लज्जा तो उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा? गोसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर दो रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर देखता, कभी माँ की ओर देख लेता। गोसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा, पर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया। और ये भी इन्वर्टेड कॉमा में, ये भी याद रखना, मर ले, अब क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वही अपने लक्षण दिखाएगा। मतलब लक्षण मतलब अपने जो भी वो होते हैं बिहेवियर, वो दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा। गोसाई कौतूहलपूर्ण दृष्टि से उसे हिलते हुए होठों को देखता रहा। कि इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गोसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश की, में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक कहते हैं, औरतों के हाथों की बनी रोटियों का स्वाद ही दूसरा होता है। ये कोटेशन में है, ये इम्पोर्टेंट है, गोसाई का कथन है ये। लोग ठीक ही कहते हैं, और औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे दिया गया है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गोसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गोसाई बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। यहाँ पे गोसाई का कथन है जो कि इम्पोर्टेंट है, कि कुछ साग सब्जी या कोई सब्जी वगैरह होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। अब ये कथन जो है ये है लक्ष्मण का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज लेकर जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है। परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है।
मैं इस मतलब से थोड़े ही कह रही थी, यह तो बात चली तो मैंने कहा। कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, रूखी आवाज में बोला, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, क्योंकि अब लक्ष्मा ने पैसे लेने से मना कर दिया कि नहीं मैं पैसे नहीं लूंगी, क्योंकि वो तो उसके ऊपर प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए पैसे दे रहा था कि मेरे पास अभी और है, तुम रख लो, हेल्प कर रहा था। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। रसाला कितना कमाया, रसाला मतलब रकम आई थिंक। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसे तो मिट्टी है रसाला। किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी है, एकदम मिट्टी। ये वाला जो लाइन है ना, पैसा तो मिट्टी है रसाला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी है, एकदम मिट्टी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। परंतु गोसाई के इस तर्कपूर्ण इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरती हुई उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गगननाथ गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ जाते हैं। पेट का क्या है, पेट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो वही बहुत है दिन काटने के लिए। यहाँ पे ये अ, लक्ष्मा का कथन था कि मतलब पैसों का क्या है, जब भगवान देता है तो सब ठीक ही रहता है, और पेट का क्या, पेट में जितना मर्जी डालो खप्पर की तरह, जैसे मतलब वो मशीन थी जिसमें आटा पीसता है, जितना डालो उतना कम है, पेट वैसे ही उसने उपमा दे के बताया है। तो अगर उपमा जैसा अगर ये कथन आ जाता तो याद रखना ये लक्ष्मा का है और कोसी गढ़वाल से है। गोसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वह कोई शेष चिन्ह नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चल वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घर के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपनी नीची आटे की टीन में दो ढाई सेर, ये जो दो ढाई सेर है ये याद रखना, इससे क्वेश्चन बन जाता है कि उसने कितना सेर जो है वो अधिक डाला था। तो दो ढाई सेर डाला था, तो से इतना जो सेर है वो अधिक डाल दिया था, उसके आटे में मिला दिया था। इससे क्वेश्चन बना था, याद रखना। उसमें लिखा था दो सेर, ढाई, दो से ढाई से, तीन से और साढ़े तीन से, तो मतलब फिर कंफ्यूजन हो जाते, बहुत पास पास के ऑप्शन थे। और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी, शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी छोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट आया। किसान पिस जाने की सूचना उससे देकर वापस लौटते हुए फिर टक्कर खड़ा हो गया, मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पास आकर उसे संकोच होने लगा। वह ना जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा, पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना कहा जो पहले उसने सोचा था ना कि अगर कभी लक्ष्मा मिलेगी तो मैं ये बात बोलूंगा, वही। और ये कोटेशन में इम्पोर्टेंट है, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, नोट कर लेना। कभी चार पैसे जुड़ जाए, कभी चार पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ को जाकर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचे रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने
वाले पहाड़ पर की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी और वह पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक उसकी टकटकी बांधे देखता रहा। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट-किट आवाज कर रही थी। चक्की के पाट खिसर-खिसर चल रहा था और मथनी का पानी कटाने की आवाज आ रही थी और कोई स्वर नहीं, सब सुनसान और स्तब्ध था। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी कहानी वगैरह है, वो पूरी हो चुकी है। जहाँ तक मुझे करानी थी, वो मैंने करा दी है, ठीक है? यहाँ तक की थी और आपको यहाँ तक मुझे लगता है कि अच्छी भी लगी होगी। आई विश आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो ये कहानी, ठीक है, जो आज हमने करी है, वैसे हमने पूरी करी है, तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को वीडियो को वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना सवाल और सुझाव ज़रूर लिखिए, इस वीडियो को शेयर करें यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे साथियों के साथ में। और यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com ये हमारी जीमेल आईडी है और यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान /2025 ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे आपको हिंदी कहानी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, हिंदी कहानी की पीडीएफ से कर सकते हैं काम अपना, ठीक है? और अगर आपको चाहिए हो कि हम पूरा का पूरा मतलब पूरी की पूरी कहानी ऐसे टेक्स्ट में आए, जैसे जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये टेक्स्ट है, इस तरीके के टेक्स्ट में आए कहानी, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? या फिर ईमेल पे मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ पे भी आपको मैसेज करना हो कर दीजिएगा। मैं अलग से यहाँ पे मतलब पब्लिक वीडियो नहीं डालूँगी, जो भी वीडियो डालूँगी वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर अ, यूट्यूब पे वाईटी पर ही डाल दूँगी, बट अ, पर्सनल वीडियो डालूँगी, पब्लिक वीडियो नहीं डालूँगी, क्योंकि पब्लिक वीडियो ऐसे हम नहीं डाल सकते पूरा का पूरा कहानी को रखकर या पीडीएफ को रखकर, कॉपीराइट का इश्यू आता है। अगर आप लिखेंगे तो हम मैं ऐसे वीडियो पूरी की पूरी शीट शूट कर लूँगी जैसे मैंने बनाई थी, जैसे यहाँ पे आपको मैंने दिखाया भी था, और उसका लिंक या फिर वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है? थैंक यू।